आस्था मन ही मन ये सोच रही थी, लेकिन अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। आस्था घबराते हुए बोली, अब मैंने ऐसा क्या किया है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरमान ने ठंडे लहजे में पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अपना सिर दीवार से फोड़ लेना चाहिए? अरमान की बात सुनकर आस्था के होश उड़ गए। वो अपना मुंह खोलकर अरमान की ओर देखने लगी और मन में सोचने लगी, कान्हा जी, क्या आपने इन्हें सुपर पावर भी दे रखी है जिससे ये लोगों के मन की बात भी पढ़ सकते हैं? अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम्हारी बातें पढ़ने या समझने के लिए मुझे किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से अरमान को अपने मन की बात करते हुए सुनकर आस्था का गला सूख गया। उसके मन की सारी बातें एक ही पल में गायब हो गईं। अरमान ने आस्था को ऊपर से नीचे देखकर चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें कपड़े नहीं बदलने? अगर तुम इन भीगे हुए कपड़ों में मेरे बेड पर सोने के बारे में सोच रही हो तो मैं तुम्हें हरगिज इसकी परमिशन नहीं दूंगा। और वैसे भी दादाजी तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव होते जा रहे हैं। अगर इन भीगे कपड़ों की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और दादाजी ने मुझसे किसी तरह का कोई सवाल किया तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। आस्था सिर झुकाकर बोली, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं और साड़ी हमें पहनना नहीं आता है। रात को हम साड़ी पहनकर आराम से सो नहीं पाएंगे। अरमान उसे घूरते हुए सोचने लगा, कल सबसे पहले इसके कपड़ों का कुछ इंतजाम करना होगा, वरना ये लड़की कपड़े ना होने की बात कह कहकर मेरा सिर खाती रहेगी। अरमान अचानक से आगे बढ़ा और अपनी अलमारी में से अपना एक शर्ट और एक पैंट निकालकर आस्था की तरफ फेंक दिया। वैसे तो अरमान आस्था को अपने कपड़े नहीं देना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आस्था उन कपड़ों को हैरानी से देखने लगी और सवाल करने लगी, लेकिन अरमान जी, ये कपड़े तो आपके हैं और अगर हम इन कपड़ों में बाहर जाएंगे तो दादाजी क्या कहेंगे? एक बार फिर अरमान ने अपना हाथ अपने सिर पर मार लिया और सोचने लगा, ये बेवकूफ लड़की कितना बकवास करती है। क्या इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपड़े मैं इसे कमरे में पहनने के लिए दे रहा हूँ? क्या ये सच में इतनी बेवकूफ है या मेरे सामने बेवकूफ बनने का ड्रामा कर रही है? अरमान इरिटेट होते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कपड़े मैंने तुम्हें बाहर पहनकर जाने के लिए नहीं दिए हैं, इसलिए चुपचाप से ये कपड़े पहनकर सो जाओ और सुबह होते ही इन्हें बदल लेना, समझी तुम? फिर अरमान ने अपनी उंगली से एक और इशारा किया और बोला, वो रहा बाथरूम का रास्ता। अगर तुम्हें बाथरूम का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ऐसा कहकर जल्दी ही उसने एक बार फिर आस्था का हाथ पकड़ लिया और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बेरहमी से उसे अंदर धक्का दे दिया। अचानक धक्का लगने से आस्था अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वो सीधा घुटनों के बल बाथरूम में जा गिरी। उसकी चीख निकल गई, आह! अगले ही पल आस्था के घुटनों से खून निकलना शुरू हो गया। उसे चोट लग गई थी, लेकिन अरमान ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। उसने झट से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अरमान वापस अपने मास्टर बेडरूम में आया ही था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। फोन देखकर अरमान के चेहरे पर एक साथ कई इमोशंस आए और चले गए। उसने फोन उठाकर अपने कान पर लगाया तो दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद उसने बिना किसी भाव के कहा, मैं आ रहा हूं। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और सामने दीवार पर लटक रही घड़ी की ओर देखा। रात के 11:30 हुए थे। अरमान ने अपना कोट उठाया और अपने कमरे से निकलकर सीधा अपने मैंशन से बाहर निकल गया। अरमान ने अपनी गाड़ी निकाली और खुद ड्राइव करता हुआ सिंघानिया मैंशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर आ गया और अचानक एक विला के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। अभी उस गाड़ी को रुके हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी विला से 4 लड़के तेजी से निकलकर बाहर आ गए और स्टाइल से चलते हुए अरमान की गाड़ी में बैठ गए। ये चारों कोई और नहीं, आहान, ध्रुव, आकाश और सुमित थे। अरमान ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और तेजी से ड्राइव करते हुए मेन रोड पर आ गया। अरमान की गाड़ी के पीछे 4 से 5 गाड़ियां और चल रही थीं, जिनमें अरमान के गार्ड्स थे जो उसे फॉलो कर रहे थे। गाड़ी में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जहां कुछ देर पहले सभी हंसी मजाक कर रहे थे, वहीं अब सब सीरियस थे। उनके चेहरों पर कोई इमोशन नहीं था।
चारों बाहर सुनसान सड़क को देख रहे थे। जल्दी ही अरमान सिंघानिया ने एक जगह गाड़ी रोक दी और ऑर्डर देते हुए कहा, अपना फेस अच्छी तरह से कवर करो। अरमान के इतना कहते ही उन चारों ने अपने फेस को अच्छी तरह से कवर कर लिया था और तभी अरमान ने अपनी गाड़ी से एक बंदूक उठा ली और वो सब गाड़ी से निकलकर सामने की बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ जाने लगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।